May I come in, sir? Hi. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Morning, sir. Good morning, sir. बैठिए, Thank you, sir. परिचय दीजिए। सर मेरा नाम विकास है। सर मैंने अपनी स्कूलिंग विद्या देवी जिंदल स्कूल से की है। उसके पश्चात सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी फिजिकल साइंसेस में की है। सर उसके बाद मैंने सिविल सर्विस की तैयारी की और साथ ही साथ सर मैं अभी मास्टर्स डेवलपमेंट स्टडीज़ में परस्यू कर रहा हूँ। और सर अभी रिसेंटली मैंने साइबर सिक्योरिटी में सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट किया है। गुड। ग्रेजुएशन आपका कब का है? सर 2020 में। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी में आपने क्या किया है? सर सर्टिफिकेट कोर्स। साइबर ठगी। क्या सर? साइबर ठगी हाँ जी सर। खूब चल रही है, डिजिटल अरेस्ट। हाँ सर। तो मेरे ख्याल से इसको आप बहुत ठीक से बताएंगे, हाँ सर। है ना? सर बेसिकली डिजिटल अरेस्ट एक तरीके का कैप्चर होता है, एक ट्रैप होता है जो साइबर प्रोफेशनल्स, कई बार हैकर्स या क्रैकर्स जो कस्टमर्स होते हैं उनको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं थ्रू। कैसे क्या करते हैं? सर थ्रू वेरियस फिशिंग ईमेल्स या फिर फिशिंग व्हाट्सएप मैसेजेस, उनके थ्रू सर वो कुछ टेम्पटिंग मैसेजेस भेजने की कोशिश करते हैं जो बहुत रश एक तरीके का डिनोट करते हैं। नहीं, मोबाइल हाथ में रहता है। हाँ सर। इसके थ्रू डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं, ऐसे अखबार में हम लोग पढ़ते हैं, हमें एकदम आइडिया नहीं। हाँ सर। सर जैसे मैंने समझ के बताइए ना ठीक से। सर जैसे एक तो तरीका है फिशिंग, सर दूसरा तरीका विशिंग भी होता है एक, जिसमें आपको एक फ्रॉड कॉल आता है तरीके का, जिसमें वो ये कहते हैं कि हम इनकम टैक्स से हैं या फिर पुलिस से हैं, फोन करेंगे। हाँ सर। और वो सर एक तरीके का फ्रॉड कॉल ही होता है जिसमें वो आपको टेम्प्ट करता है कि आपको फलाने जगह कोई क्रेडिट कार्ड में छूट मिलेगी तो आप इस स्कीम को लीजिए। तो सर उसमें कस्टमर्स जो होते हैं वो कई बार अपना जो अकाउंट डिटेल्स हैं, कई बार अपने जो पर्सनल डिटेल्स हैं उनको दे देते हैं। दैट इज सर डिजिटल अरेस्ट। अरेस्ट नहीं, इसमें अरेस्ट क्या है? डिजिटल अरेस्ट कैसे हुआ? सर बेसिकली अरेस्टिंग इसमें कहाँ आई? सर जितना मैं समझ पा रहा हूँ सर उसमें टेम्पटेशन वाला जो है कि आप टेम्प्ट होते हो अपनी डिटेल्स देने को, उतना होता है। चलिए, तो हमारी क्यूरियोसिटी खत्म नहीं होगी, हम समझ नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं। चलिए, क्यों बनना चाहते हैं डिप्टी कलेक्टर? फिर उसी फील्ड में आपको एक्सेल करना चाहिए। सर बेसिकली एक तो पब्लिक सर्विस का मोटिवेशन है सर शुरू से। सर दूसरा थोड़े से लीडरशिप क्वालिटीज़ और वो देखते हुए सर मैं चाहता हूँ कि अपनी एक्यूमेन का बेस्ट यूज़ कर पाऊँ। तो सर डिप्टी कलेक्टर एक वैसा पद है जो मुझे अपॉर्चुनिटी देगा। मुझे लगता है ना साइबर सिक्योरिटी में बहुत स्कोप है, बहुत एवेन्यूज होता है। हाँ सर। ठीक है, तो क्यों बना दिया जाना चाहिए आपको डिप्टी कलेक्टर? डिप्टी कलेक्टर ही आपने रखा होगा ना पहले नंबर पर। हाँ जी सर। हाँ। सर अपने एक्यूमेन का बेस्ट यूज़ करना चाहता हूँ सर। जैसे कि साइबर सिक्योरिटी है, मैंने उसमें भी सर्टिफिकेट कोर्स किया, तो सर प्रशासन को तो ये चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज होनी ही चाहिए क्योंकि आजकल साइबर फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अभी सर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का भी एक था जिसमें 54,000 करोड़ का उन्होंने बोला था कि इतने डिजिटल फ्रॉड्स हुए हैं। तो सर उनके रिगार्डिंग कोई एसओपी नहीं है। सर डिजिटल हमारी जो वर्कफोर्स है जो साइबर के बारे में अच्छी जानकारी रखती है। अपनी कोई वीकनेस बता दीजिए सर। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जितना मैंने देखा अपने आप को सर, मैं कई बार अपने आप को ओवरबर्डन कर देता हूँ बहुत सारे टास्क से, लेकिन सर उस पर थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश जारी है। ओवरबर्डन मतलब सुपरमैन सिंड्रोम से आप? नहीं सर, कई सारे टास्क खुद को एलोकेट कर देता हूँ, लिमिटेड टाइम है, तो कई बार जो लास्ट के कुछ टास्क हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं। तो हाँ ठीक सर। आपके जवाब से ऐसा लग रहा था जैसे साइबर क्राइम और साइबर क्राइम्स के निवारण की जानकारी प्रत्येक एसडीएम को अनिवार्य कर देना चाहिए। तो क्या उसके अलावा भी कोई क्वालिटीज होनी चाहिए एसडीएम में, डिप्टी कलेक्टर में? हाँ सर बिल्कुल सर। क्या क्या है सर? जैसे एक तो लीडरशिप क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। दूसरा आपकी अडेप्टेबिलिटी कि डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में, डिफरेंट सिचुएशंस में कई बार सर ट्रांसफर पोस्टिंग्स भी होती हैं, तो उसमें आदमी घबराए ना सर, कोई एक्सट्रीम एक्शन ला ले, तो उसमें सर अडेप्टेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है।
सर उसके पश्चात साइबर सिक्योरिटी तो सर एक स्किल है जो प्रत्येक प्रशासन में अगर किस आती है तो सर एक एडवांटेज होता है। नहीं, जो प्रशासन में नहीं उसको भी जानकारी होनी चाहिए। हाँ सर, अवेयरनेस तो होनी चाहिए टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ। हाँ सर, कम्प्लीटली सर। और कोई क्वालिटी? सर एक परसिवरेंस मैं कह सकता हूँ कि सर जब तक मैं अपने लिए जो मैंने टास्क एलोकेट किया है उसको जो भी पैरामीटर्स मैंने सेट किए हैं सर उस के तहत अगर मैं जब तक उसे पूरा ना कर लूँ तो सर मैं उसे एटलीस्ट अधूरा नहीं छोड़ता हूँ। ऑनेस्टी एंड एम्पैथी इनकी भी जरूरत पड़ती है। हाँ सर बिल्कुल, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, एम्पैथी, कंपैशन सर बिल्कुल। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति होगी? एक सरकारी ऑफिसर की अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति है? टू होम a government servant is accountable? सर फर्स्ट अकाउंटेबिलिटी तो पॉलिटिकल हेड्स के थ्रू के लिए होती है कि सर जो हमारे पॉलिटिकल बॉस हैं सर, जैसे एमएलए पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या फिर एमपीज। और सर दूसरी अकाउंटेबिलिटी जो एक तरीके से इनडायरेक्टली होती है टुवर्ड्स पब्लिक होती है सर, लेकिन सर सिविल सर्वेंट्स को थोड़ा बिहाइंड द डोर्स रह करके काम करना होता है टू स्टे न्यूट्रल। And what about accountable to constitution and accountable to government? सर डेफिनेटली सर, अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं, तो आपके दृष्टि में एमपी एमएलए के प्रति अकाउंटेबल होना पहले नंबर पर है या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अकाउंटेबल होना पहले नंबर? नहीं सर, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति सर मेरा मतलब ये था कि अगर आपको अकाउंटेबिलिटी असाइन करनी है तो जो आपके पॉलिटिकल हेड्स हैं सर वो आपसे नहीं, वो तो हमेशा आपसे चाहेंगे कि आप गलत काम करें। जो है सिचुएशन, एमएलए सोचेगा कि हमारे इस चहेते का ये काम कर दें, चाहे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तब भी। नहीं सर, टू होम ए गवर्नमेंट ऑफिसर इज अकाउंटेबल, टू द एमएलए एमपी और टू द कॉन्स्टिट्यूशन? दैट इज माय क्वेश्चन। सर इन स्पिरिट सर टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन सर जब कागजी वाली बात आती है तो आपको अपने सीनियर्स को और पॉलिटिकल हेड्स को बताना पड़ता है कि आपने क्या एक्शन लिया, बट सर दैट शुड बी बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ। योर आंसर इज नॉट as clear as it is required to be. सॉरी सर। आप मैडम को सवाल करें। यूपी को शुगर बोल ऑफ इंडिया कहा जाता है। हाँ मैम। क्यों? मैम शुगर का प्रोडक्शन यूपी में सबसे ज़्यादा होता है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे आता है मैम, एक तो इसलिए, और दूसरा मैम शुगर केन की खेती जो होती है वो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स लाइक सहारनपुर, मुजफ्फरनगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। और सर मैम थोड़ी सी ईस्टर्न यूपी जहाँ पे रिवर्स का के थ्रू इरिगेशन फैसिलिटीज ठीक ठाक अवेलेबल है वहाँ पर। ईस्टर्न यूपी में एक और समस्या है फ्रीक्वेंट फ्लड्स की, इसके हाँ। बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। मैम फ्रीक्वेंट फ्लड्स की समस्या मैम एक तो इस वजह से है क्योंकि मैम वहाँ पर जो रिवर्स है वो थोड़ी सी जैसे सोन नदी है, फिर मैम वो मैम अपना पाथ चेंज कर देती हैं कई बार, तो मैम उसकी वजह से जो वहाँ के फार्मर्स हैं उन्होंने अपने खेतों की जो डिमेंशंस वहाँ पे बनाई हुई थी वो कई बार बह जाते हैं। और मैम फ्लड्स की समस्या इसलिए भी है कि ईस्ट यूपी में कंपैरेटिवली ज़्यादा रेनफॉल होती है वेस्ट यूपी के कंपैरिजन में, तो कई बार अनइवन रेनफॉल ड्यू टू क्लाइमेट चेंज वो भी एक फैक्टर बनता है फ्लडिंग के लिए। क्लाइमेट चेंज किस प्रकार से इस बेल्ट का स्पेसिफिकली आप कुछ डिफाइन कर सकते हैं? ईस्टर्न यूपी का? हाँ मैम एक तो गोरखपुर एक वो डिस्ट्रिक्ट है यूपी की जिसमें सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो मैम इराटिक अगर मानसून मतलब अनइवन चेंजेस अगर मानसून में होंगे ड्यू टू क्लाइमेट चेंज तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है वो देखने को गोरखपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में मिलता है। दूसरा मैम जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो ईस्टर्न यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं लाइक वाराणसी, प्रयागराज जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर कार्बन एमिशंस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं, तो उनकी वजह से क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट टेम्परेचर में इंक्रीज वो भी ईस्टर्न यूपी में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, पोल्यूशन जैसे अभी आपने बोला ना कि कुछ एरियाज में पोल्यूशन की समस्या ज़्यादा है, यस मैम। जैसे कि कानपुर है या आगरा में जो एसिड उसका इम्पैक्ट दिखने को मिल रहा है, इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैम कानपुर और आगरा के जो टैनरीज हैं मेनली लेदर की टैनरीज जितना मुझे पता है मैम वो लार्जली तो मैम जो वहाँ की वाटर बॉडीज हैं उनमें पोल्यूशन करती हैं क्योंकि जो वेस्ट वाटर होता है वो ट्रीट नहीं किया जाता है उतने तरीके से, और प्लस मैम जो वहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनकी जो कैपेसिटी है
वो वेस्ट को हैंडल करने की थोड़ी कम है, तो मैम उसके तहत थोड़ा सा काम कम है, तो ये मेजर रीज़न है। उसके बाद में अर्बनाइजेशन तो एक फैक्टर है ही, क्योंकि आगरा और वो टूरिज्म हब है, वहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं। कानपुर एक एजुकेशनल सिटी है, काफ़ी लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं, तो मैम उस वजह से भी कार्बन एमिशंस का रहता है। आपने GIS के बारे में सुना है? यस मैम, यस परिभाषित कर सकते हैं? मैम जितना मुझे याद आ रहा है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। एब्सोल्युटली राइट। यस मैम, तो मैम उसके थ्रू बेसिकली हम अपनी जो रिमोट लोकेशंस होती हैं, थ्रू सैटेलाइट हम GIS लोकेशंस को ट्रैक कर सकते हैं। और मैम GIS बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टू जैसे मैम सैटेलाइट्स के थ्रू अगर हमें कोई कोऑर्डिनेट्स चाहिए डिफेंस में, स्पेस सेक्टर में, मैम वहाँ पर कोई GIS। डे टू डे एग्जांपल दे सकते हैं GIS का? हाउ वी आर यूजिंग इट? मैम जैसे अगर कोई पर्टिकुलर क्राइम हुआ है किसी सिटी में, नहीं, मैं एग्जांपल पूछ रही थी, नॉट सिचुएशन। मैम अभी रिकॉल नहीं कर पा जैसे रहा हूँ। आप उबर यूज करते होंगे या जोमेटो, स्विगी, हाँ मैम, गूगल मैप्स डेफिनेटली। तो नॉट गूगल मैप्स, इसमें भी GIS का प्रयोग होता है ना, बिकॉज लैट लॉन्ग की इंफॉर्मेशन, अक्षांश देशांतर की इंफॉर्मेशन रहती है, तभी आपकी लोकेशन निकलती है। यस मैम, डेफिनेटली। तो इस तरह से GIS का उपयोग मतलब उपयोगी तरीके से यूज करना। यस मैम। अच्छा, यूपी की नेबरिंग स्टेट्स बताइए। मैम अगर मैं पश्चिमी दिशा से शुरू करूँ तो उत्तराखंड, फिर उसके बाद हरियाणा, फिर दिल्ली NCR, ये तो यूनियन यूनियन टेरिटरी। टेरिटरी। उसके बाद मैम राजस्थान का कुछ एरिया, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, मैम बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश। अच्छा मैम, सॉरी, हिमाचल प्रदेश में है, सॉरी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अगर जिस डिपार्टमेंट में आप हैं वहाँ आपको किसी से इंफॉर्मेशन मिलता है कि एक जो है फीमेल महिला कर्मचारी जो है यस मैम। उनके साथ एक और अदर कर्मचारी आपके विभाग के वो सेक्सुअली ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनका कोई प्राइवेट वीडियो उनके पास है और वो इतनी डरी हुई है कि वो किसी के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना चाहती है, क्योंकि उन्होंने धमकी दिया है कि इसको लीक कर देंगे और आपको किसी और से ये सूचना मिलती है, तो फिर आप क्या करेंगे? सर पहले तो इस केस में जो विक्टिम है, जो महिला अधिकारी है, उनके साथ जाकर के मेरे को बात करना। उन्होंने बताने से उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, डिनाई कर दिया। सर उन्हें मुझे सांत्वना मतलब उन्हें मुझे ये एश्योरेंस देना पड़ेगा। डरी हुई है बहुत ज्यादा, उन्हें डर है कि वो लीक हो जाएगा, इसलिए वो किसी तरीके से आपके हर एक परसुएशन के बाद आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहती। सर मैं इंडिपेंडेंट कमेटी बिठाऊंगा, अगर इस तरीके की अफवाह पूरे ऑफिस में है, किसी को पता है, तो सर इंडिपेंडेंट कमेटी अंडर पॉश एक्ट जो बनाई जाती है सर उसका गठन करूंगा। और सर ड्यूरिंग विदाउट एनी एलिगेशन? नहीं सर, एलिगेशंस नहीं, अगर वहां पर किसी को पता है, अगर मेरी नज़र में ये चीज़ आई है कि जो कुछ मुझे पता लगने की कोशिश हुई दूसरे अधिकारी के द्वारा, तो सर मैं इंडिपेंडेंट कमेटी तो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि उससे एक निष्पक्ष मुझे इंक्वायरी की रिपोर्ट पता लगेगी और सर उसके बेसिस पर मैं आगे एक्शन लूंगा। और ड्यूरिंग द टाइम भी अगर मुझे अगर वो इंक्वायरी टीम कमेटी ने फाइनली ये रिपोर्ट सबमिट किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो सर डेफिनेटली जो महिला अधिकारी हैं और जो अगर वो इस तरीके की अफवाह फैला रही थी और शायद ही नहीं, ये र्यूमर नहीं था, लेकिन वो दो ही लोगों की बात मामला था और जब तक वो वहां से लीक नहीं हुआ किसी को पता ही नहीं चलेगा। हर बार जरूरी नहीं इंक्वायरी टीम जो है वो ट्रुथ तक पहुंच ही जाए। सर पर मैं अपने अंडर मॉनिटरिंग करके इंडिपेंडेंट अगर उन लोगों ने नहीं बताया और आपको कहीं से जो है एविडेंस नहीं मिले तो आप क्लोज कर देंगे उस मैटर को? इसमें मैं तह तक जाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर ये तो जानना चाहते हैं कैसे? सर इंक्वायरी करना सर पहला स्टेप होगा, प्रोसेस फॉलो करना। ठीक है, उसके बाद सर उसके बाद सर जो रूमर्स फैला रहे हैं उनके खिलाफ पनिशमेंट? नहीं सर, पनिशमेंट नहीं, पर ड्यूरिंग द टाइम बिंग मैं उनको बोल दूंगा कि आप क्योंकि ऑफिस की छवि और कार्य प्रणाली में अगर कुछ लेकिन ये रूमर्स नहीं है सर, पर प्रोसेस को तो फॉलो करना पड़ेगा सर जितना मुझे। ठीक। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं? सर इंडियन एक्सप्रेस और सर अभी रिसेंटली हिंदुस्तान पढ़ना शुरू किया। थोड़ा तेज बोलिए ना। सर इंडियन एक्सप्रेस हाँ। और सर हिंदुस्तान पढ़ना शुरू किया हिंदी में रिसेंटली। हिंदुस्तान के संपादक कौन है? सर ये तो नहीं पता, सॉरी सर। और इंडियन एक्सप्रेस के?
सर इंडियन एक्सप्रेस, सॉरी सर, ये तो रिकॉल, आपका रेगुलर अखबार, इसको तो पढ़ते ही हैं आप ना। हाँ सर, पर रिकॉल नहीं हो पा रहा सर। पहले आज हिंदुस्तान में एक खबर छपी है, योगी जी हाँ जी सर। विधान परिषद में बोल रहे हैं कि आशा और आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ेगा। हाँ सर। पढ़ा है आपने हाँ सर, फर्स्ट पेज पर था ये। हाँ सर। कि आशा और आंगनबाड़ी कौन है, इनका क्या काम है, अभी क्या मानदेय है और बढ़ करके क्या होगा, ये बता दीजिए 1.5 मिनट में। सर आशा वर्कर्स बेसिकली वो विमेन वर्कर्स होते हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज और इम्प्लीमेंटेशन के लिए बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन हेल्प करते हैं। जैसे कि सर मिड डे मील्स में बच्चों को खाना गवर्नमेंट स्कूल्स में, और सर कई बार और भी सर्विसेज जैसे पेडियाट्रिशियन की सर्विसेज सीनियर सिटीजन्स को। सर उनका एग्जैक्टली अभी मानदेय क्या है उससे सर मैं वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन और सर आंगनबाड़ी सर आंगनवाड़ी बेसिकली वो सेंटर्स होते हैं जहाँ पे जन सुविधा के लिए जो बेसिक सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। ये दोनों में क्या अंतर है? सर किन दोनों में? क्या अंतर है आंगनवाड़ी और सर मैं समझ नहीं पाया। आशा वर्कर्स में? सर मुझे इस बारे में जानकारी उतनी नहीं है। इनका क्या होता है? इलेक्शन सिलेक्शन कौन करता है? सर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर शायद कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होता है कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। कई बार ग्रुप बी तो नहीं, पर ग्रुप सी के कुछ अधिकारियों को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। ठीक है, ये जो एआई समिट चल रही है हाँ सर। दिल्ली में, हाँ सर। कब तक चलेगी? सर 20 फरवरी तक। सर 16 फरवरी को शुरू हुई थी और 20 कल की क्या खबर निकल करके आई है? कल क्या विशेष बात हुई है? सर पहली विशेष बात तो ये थी कि समिट के शुरुआत में जो वर्ल्ड के लीडर्स थे, इंक्लूडिंग सर ओपन एआई के जो चेयरमैन है, सर उन्होंने ये बोला है कि भारत बहुत कैपेबल है। चेयरमैन? सर ओपन एआई के जो सीईओ हैं। हाँ, कौन है? सर सैम ऑल्टमैन, सैम ऑल्टमैन, अच्छा, जितना मुझे याद है। सर उन्होंने और कई सारे और वर्ल्ड लीडर्स ने ये चीज़ क्लेम करी है कि जो भारत है वो काफ़ी सक्षम है डिजिटल डेटा सेंटर्स का हब बनने के लिए, जो कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक प्रस्ताव रखा था कि हम वर्ल्ड का पूरा डेटा अपने यहाँ डिजिटल सेंटर्स में कैपेसिटेट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आज ही के अखबार में छपा हुआ है कि एआई डिप्लोमेसी से भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। हाँ सर। ये क्या है एआई डिप्लोमेसी? सर एआई डिप्लोमेसी बेसिकली फॉरेन पॉलिसी में एक नया आयाम है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। उसके थ्रू सर जैसे जो हैवी वेट कंट्रीज हैं जैसे चाइना और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं अमेरिका और यूरोप, सर वो अपने किसी न किसी स्ट्रेंथ का लेवरेज लेती हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में। तो सर ये बात रखी जा रही है प्रधानमंत्री द्वारा कि अगर हम एआई का डेटा हब बन सकते हैं तो ये बहुत क्रूशियल होगा। जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करें, और सर डेटा सेंटर्स में काफ़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, तो हम उसको वर्ल्ड लेवल पे पुश कर पाएंगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। बैठिए। कैसा रहा आपका साक्षात्कार? सर मॉडरेट ही था। मॉडरेट था सर मेरे हिसाब से। मॉडरेट था। कितना अंक देंगे अपने आप को आप? सर कितने में से? 100। कितने का होता है आपको पता होना? सर 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स का होता है। सर 52 समथिंग। देखिए, जो आपकी पर्सनालिटी है वो डिजर्विंग है, डिजर्व करते हैं आप ज्यादा के लिए। ओके। 60, 65 ऐसे 70, 75 तो मिल जाता है लोगों को, कुछ बहुत पसंद आ जाए आपका, एक्शन कर दीजिए, हो जाता है अपने आप, वो करने से नहीं होता है। हाँ जी सर। लेकिन 60, 65 आपको आसानी से मिल सकता है। ओके सर। कुछ जो बेसिक गलतियां आपने किया, जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया अपना, जो आपकी स्ट्रेंथ है, साइबर सिक्योरिटी आपका टॉपिक है, हाँ सर। तो उसमें आपने बताया ही नहीं डिजिटल अरेस्ट।
सर और ये मुझे बहुत कॉमन है, आए दिन अखबारों में छपता रहता है, सभी जानते हैं, सब पढ़ते हैं। और ठीक से जो वहाँ पूछेगा उसको ही पता होगा, भले उसका सब्जेक्ट न हो। ठीक है सर, मैं तो करूँगा ये सर। जरा देख लीजिए, इसलिए कि आप इंट्रोडक्शन उसको बताएंगे ही। हाँ सर। बाकी किसी सवाल का उत्तर नहीं आता है तो क्लियर कट बता दीजिए, सॉरी बोल दीजिए, ठीक है सर। घुमाने टहलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। आपका इंटरव्यू भी परसों है। हाँ सर, परसों। हाँ, तो बस कल कुछ करना नहीं, आप रिलैक्स होकर के न्यूज़पेपर देख लीजिए, ठीक है पीछे सर। 1-2 दिन का और आज का, कल परसों का, परसों की सुबह देख करके जाइए न्यूज़पेपर, टू द पॉइंट बताइए उस पर। जो ऐसे दिक्कत जो मुझे ऐसे नजर आ रही है, तो ये कोर्ट बंद करने खोलने वाली प्रैक्टिस आप लोगों की है, ये कहीं सिखाया जा रहा है या कहीं से आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं? नहीं सर, थोड़ा सा ये टाइट है इसलिए। टाइट है तो आप खुली बटन लेकर के आइए ना, ये हम सब लोग खुली बटन लेकर के बैठे हैं। खोल करके ही आऊँ सर? एकदम खोल करके आइए, जिसमें आप कंफर्ट महसूस करें, ठीक है सर। वहां से बंद करके आइए, यहाँ खोलिए, फिर यहाँ बंद करिए, खोलिए, ये करने की कोई रिटर्न रूल नहीं है ये सर। ठीक है सर। हाँ, कोई रूल नहीं। और जैसे अभी भी आप बैठे हैं, थोड़ा और सीधा बैठिए। तो हाँ सर, मुझे यही पूछना था पोस्टर के बारे में सर। मैंने अपनी एक पोस्चर जैसे ठीक है, पैरों के बीच के गैप थोड़ा कम रहे, बहुत फैला न रहे, और ये हाथ जैसे आप रखे हैं यहाँ ज्यादा ठीक है, और थोड़ा और थोड़ा। हाँ, जैसे ही आप देखिए, सबसे पीछे जाके टेक लेंगे अपने आप सीधे हो जाएंगे आप। ठीक है सर। तो आप लग रहा है ना कि सर ये अभी ठीक था सर जब। ठीक है, इसके पहले ठीक नहीं था। नहीं सर, जब मैंने इंटरव्यू दिया था। नहीं, तब ठीक नहीं था। हाँ सर, ठीक है। ये आपका जब आगे आ जाता है घुटने पर हाथ, तो फिर थोड़ा झुक जाते हैं आप। तो घुटने पर ना, घुटने से पहले रहे और स्ट्रेट बैठिए, न तो आपको टेकना है और आधी सीट में बैठना है, पूरी सीट में बैठिए और स्ट्रेट। एक तो ये जो सिटिंग पोस्चर वाला मामला आपको हो गया। अभिवादन जो करने की बात है, तो एक बार में पूरे बोर्ड को कर लीजिए, कोई महिला सदस्य उनको अलग से कर लीजिए, सभी को अलग अलग करना है। हम ही बोले नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते मैडम, तो ये आपको अच्छा लग रहा है? नहीं सर। नहीं, नहीं सर। एक बार में पूरे बोर्ड को कीजिए, ठीक है सर। चेयरपर्सन की तरफ मुखातिब हो, ऐसे नजर मिल जाती है सबसे, आई कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है सर। और जाते समय भी ढीले ढाले तरीके से नहीं, जीत करके आप जा रहे हैं, अच्छा, ठीक है सर। तो कॉन्फिडेंस आपका मेंटेन रहना चाहिए। एक हमने नोट किया, जैसे ऊर्जावान दिखना चाहिए आपको बैठे बैठे। क्या है खोने के लिए आपके पास? सारा दारोमदार तो आपने मेंस में बढ़िया किया होगा, यहाँ 50 नंबर पाके भी डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे। नहीं सर। लेकिन आपको 60-65 के बीच में मिलेगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, काम करके जाएंगे तो। ठीक है, ठीक है सर। जो सलाह दी गई है उस पर आप स्टिक करिए। और सर अगर किसी क्वेश्चन में फंडामेंटली गलत हो जाए? देखिए, जानबूझ करके आप गलत करते हैं तो फिर गलत है। जैसे सर वो अकाउंटेबिलिटी वाला क्वेश्चन जो था। हाँ, वो भी था, सर का सवाल था, उस हाँ पर हम सर। इसलिए कि अब आपके पास बहुत टाइम नहीं कि आप पढ़िए, तैयार करिए। हाँ सर। आप सारी बोलकर क्रिकल, सारी बोलना भी उत्तर देने जैसा होता है ना। ठीक है सर। सारे सवालों का जवाब दिया जाए जरूरी नहीं, जिस पर नहीं क्लियर है साफ साफ मना करिए। पहली अकाउंटेबिलिटी तो कॉन्स्टिट्यूशन की है, हाँ यू सर, कैन नॉट वायलेट। करेक्ट सर। सर बट मुझे वो लगा था कि जैसे सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन तो मतलब इम्बाइब्ड है उनके अंदर। तो पहले नाम उसी का लेना चाहिए ना, ठीक है सर। जो आपसे फिर वो जो accountability चेन पर- ऑफ अकाउंटेबिलिटी है भाई वो फिर चाहे 6 हो उसमें, लेकिन पहला कौन है ये तो हाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको सबसे पहले कहेंगे। सर पर जैसे मेरे को बाद में पता लगता है कि अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट में ही है, मतलब स्पिरिट में टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन है, तो मैं इसे करेक्ट कर सकता हूँ कि सॉरी बोल देना इज जस्टिफाइड? अच्छा, बाद में ये रियलाइज करते हैं कि इनसे गलती हो गई। सर ड्यूरिंग रियलाइज करिए तो सारी बोल दिए अपनी जगह, ठीक है सर। लेकिन बचिए। अगर 1 मिनट बाद आपको याद आता है तो कहिए कि सर सॉरी आई वाज रॉन्ग। और क्या हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है। तो जैसे अभी भी ये हथेली आप यूं यूं कर रहे हैं, उसमें थपथपा रहे हैं, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दर्शाता है। सर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप क्यों कम करते हैं, क्यों घबराते हैं? इंटरव्यू के नंबर का कितना महत्व है? भाई आपने क्या बोला कि 60 आपको ऐसे मिलेगा जो आपका व्यक्तित्व है, शूटिंग ऐसे बना के आप बैठेंगे, कुछ बातचीत कर लेंगे, तो 5-7 नंबर का मामला है। 60 नंबर पाके भी आप डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं। हाँ जी सर। 5-7 और मिल जाएगा तो ऊपर वाली रैंक मिल जाएगी, है ना? हाँ जी।
इससे सबसे ऊपर डिप्टी कलेक्टर है। हाँ, रैंक रैंक की बात कर रहे हैं, या डिप्टी एसपी बन गए, डिप्टी एसपी में आपकी सेकंड थर्ड रैंक रही तो फिर पछताने को होगा, 2-4 नंबर और मिला होता, डिप्टी कलेक्टर बन जाते। हाँ सर, ठीक है, शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सर।